Hello everyone, I am Simran Verma. Welcome to my YouTube channel Commerce Made Easy. I hope you all are doing great. So today we are going to study finance. In our previous video of finance, we discussed about the capital structure. In this video, we are going to study various capital structure theories. We'll cover net income theory and net operating income theory in this video. So without wasting any time, let's begin. Capital structure theories. ये theories क्या हैं? These are the divergent views on the relationship between leverage, cost of capital and value of the firm. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. इट इज़ द डेट इक्विटी मिक्स, या हम डेट और इक्विटी को किस प्रपोर्शन में यूज़ कर रहे हैं टू फाइनेंस अवर बिजनेस, वो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है. अब यहाँ पे जो हमारा लेवरेज है कि हम डेट को कितना यूज़ कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारे वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी हो गई, डेट हो गई, उनकी कॉस्ट कितनी है, ये सब हमारी फर्म की मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करने में कैसे हेल्प करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशूज़ इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वाई? बिकॉज डिफरेंट थ्योरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं फर्म की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए. दीज व्यूज़ आर नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. अब हम इन थ्योरीज को समझने के लिए कुछ एब्रीविएशंस, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स इस वीडियो में यूज़ करेंगे. वो क्या है? KO इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल. KE is cost of equity, KD is cost of debt, VE is value of equity, VD is value of debt, and EBIT is earnings before interest and tax. First is net income theory. It was given by Durand. This theory says that capital structure is relevant for the valuation of the firm. ये थ्योरी कहती है कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर आपका कैसा है, कितना आप डेट यूज़ कर रहे हो, कितनी आप इक्विटी यूज़ कर रहे हो, कितना आप अदर सोर्सेज यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका टोटल कैपिटल मिक्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इट इज़ रेलिवेंट टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ योर फर्म. आपकी फर्म का वैल्यूएशन इस पर डिपेंड करता है. इस थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं? कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कांस्टेंट. कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी डेट हमारा चीपर है इक्विटी के कंपैरिजन में. परपेचुअल लाइफ ऑफ द कंपनी एंड परपेचुअल डेट, डेट हमको रीपे नहीं करना है, परपेचुअल लाइफ है कंपनी की, इनफाइनाइट लाइफ है, एंड देयर आर नो टैक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. Given these assumptions, in assumptions के according the higher the amount of debt capital, lower will be the weighted average cost of capital and higher will be the value of the firm. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना आप डेट कैपिटल ज़्यादा यूज़ करोगे, बिकॉज डेट आपका चीपर है इक्विटी के कंपैरिजन में, तो जितना आप ज़्यादा डेट यूज़ करोगे, आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपकी टोटल कॉस्ट है कैपिटल की, वो उतनी कम होगी. और अगर आपकी कॉस्ट कम है तो आपकी फर्म की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालने का, इट इज़ WACC इज इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट. इक्विटी का वेट कितना परसेंटेज, कितना प्रपोर्शन इक्विटी का, उसको इक्विटी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, और डेट के प्रपोर्शन को डेट की कॉस्ट से. इससे आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी. अब हम नेट इनकम थ्योरी को ग्राफिकली देख लेते हैं. यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे लिया है परसेंटेज ऑफ डेट, प्रपोर्शन क्या है डेट का हमारी टोटल कैपिटल में, और वाई एक्सिस पे हमने लिए कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विटी और डेट की कॉस्ट कांस्टेंट है, जैसा कि ये थ्योरी अज्यूम करती है, और डेट की कॉस्ट इक्विटी की कॉस्ट से कम है, डेट सस्ता है हमारा. जैसे जैसे हमारा डेट का प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा हमारी टोटल कैपिटल में, आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि हम यहाँ पे ग्रीन लाइन से देख सकते हैं, वो डिक्लाइन करती रहेगी, क्योंकि हमारा डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है. तो जितना ज़्यादा आप डेट लोगे, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी कम होती जा रही है. और अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही है कैपिटल की, तो आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी. तो KO विल डिक्लाइन विद इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ डेट. और अगर हमारा वेट ऑफ डेट जीरो है, फाइनेंशियल लेवरेज जीरो है, यानी कि हमने डेट जीरो यूज़ किया है, टोटल कैपिटल में हमारा डेट जीरो है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसके इक्वल हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर, क्योंकि तब डेट है ही नहीं, तो इक्विटी से हम पूरी फर्म को फाइनेंस कर रहे हैं, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अब हम डिफरेंट कैलकुलेशंस देख लेते हैं जो कि हम नेट इनकम थ्योरी में यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स कौन सी हैं जो अवेलेबल होती हैं? जो आपकी टोटल ऑपरेटिंग इनकम है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले जो फर्म की टोटल अर्निंग्स है, उसमें से पहले आप अपना डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे. उसके बाद जो हमारी अर्निंग्स होंगी वो हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवेलेबल हैं. इट इज़ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी. इससे आपकी आ जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी.
कॉस्ट ऑफ डेट क्या होती है? इंटरेस्ट विच इज़ पेएबल टू डेट होल्डर्स, जो आपको अपने डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करना है, इट इज़ डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ डेट। इससे आपकी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ डेट। और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है? आप अपनी इक्विटी की वैल्यू और डेट की वैल्यू का जो टोटल सम होगा वो हमारी होगी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी ऑपरेटिंग इनकम को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करके, दैट इज EBIT अपॉन KO, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Next is net operating income theory, NOI theory. It was also given by Durand, but it is diametrically opposite to net income theory, जो कि हमने अभी डिस्कस करी है। How? It says that capital structure is irrelevant for the valuation of the firm. आपकी net income theory कहती है कि capital structure किस proportion में आप different sources of finance use कर रहे हो वो आपकी firm की value determine करने के लिए relevant है, useful है। लेकिन net operating income theory कहती है कि आपकी capital structure क्या है, क्या आप sources of finance use कर रहे हो, किस proportion में कर रहे हो, उस सब का आपकी firm की value पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। That is, a change in leverage will not lead to any change in the total value of the firm. आप किस प्रोपोर्शन में डेट का यूज़ कर रहे हो, आप कितना लेवरेज यूज़ कर रहे हो, उसका आपकी फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं आएगा। एंड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एज वेल एज द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लेवरेज। आपके लेवरेज फर्म के मार्केट प्राइस को या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है उसको भी इन्फ्लुएंस नहीं करती है। इस थ्योरी के अजम्पशंस क्या हैं? KD and KO, cost of debt and overall cost of capital are constant in this theory, but cost of equity increases proportionately as we increase the debt capital. क्यों? जैसे जैसे आपका डेट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा तो आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता रहता है अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, बिकॉज जो आपके डेट होल्डर्स हैं उनको आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है उस डेट पे। एट द एंड ऑफ इट्स पीरियड आपको डेट को रीपे भी करना होता है, तो इसकी वजह से फर्म के लिए फाइनेंशियली रिस्की होता है डेट। तो जितना आपका डेट बढ़ेगा इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिस्क बढ़ जाता है। अगर फर्म को ये सारी रीपेमेंट्स करनी है तो इसलिए इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाती है। There are no taxes and life of the firm is perpetual and debt is also perpetual. In assumptions के according the value of the firm is independent of its capital structure. यहाँ पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर जो भी हो, आपने जिस भी प्रोपोर्शन में डेट इक्विटी यूज़ किया है, वैल्यू ऑफ द फर्म उससे नहीं अफेक्ट होती है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर। वाई? बिकॉज इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO कांस्टेंट है एंड इट डज नॉट चेंज विद चेंज इन द प्रपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल। तो अगर आपकी ओवरऑल कॉस्ट ही कांस्टेंट है तो आपकी फर्म की वैल्यू भी इन्फ्लुएंस नहीं होगी। According to NOI theory, there is no such thing as an optimum capital structure. Any capital structure is optimum according to NOI approach. NOI approach कहती है आप किसी भी proportion में debt equity use कर लो, जो भी आपका capital का mix हो, हर कोई mix perfect है, optimum है। Cost of equity को आप यहाँ पे कैसे calculate करते हो? K is equal to KO plus KO minus KD into debt by equity का proportion. So this is the formula that we use in net operating income theory to determine the value of cost of equity, because cost of debt और overall cost of capital तो आपकी given है और constant है। KE वेरी करेगी तो इसको आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम NOI थ्योरी को ग्राफिकली देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा एक्स एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ डेट, डेट का क्या प्रोपोर्शन हमने वो लिया है, और वाई एक्सिस पे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की कॉस्ट है। यहाँ पे हमारा KD कॉस्ट ऑफ डेट और KO कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल दोनों कांस्टेंट है और KE वेरी कर रहा है। जैसे जैसे आपका डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता रहेगा आपकी फर्म की फाइनेंशियल रिस्क बढ़ रही है, इसलिए आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज करती रहेगी प्रोपोर्शनेटली। जब आपका परसेंटेज ऑफ डेट जीरो है तब आपने डेट बिल्कुल यूज़ नहीं किया, आपने फाइनेंशियल लेवरेज आपका जीरो है, तब आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल हो जाएगी, जो कि आप वाई एक्सिस पे देख सकते हो, जहाँ पे KE इज इक्वल टू KO। So that's all for this video. We'll discuss the other two theories, that is traditional approach and Modigliani-Miller approach, in our next video of finance. I hope you find this video helpful. If you like it, give it a thumbs up, share it and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching. Have a good day. See you in the next video.